नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में बीमा सखी योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत 2 लाख महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बता दें कि बीमा सखियां देश के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का कवच प्रदान करेंगी। बीमा सखी योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इस योजना से महिलाएं सशक्त होंगी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी होंगी। तो वहीं इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन और भी वजह से विशेष है। आज 9 तारीख है। शास्त्रों में 9 के अंक को बहुत शुभ माना जाता है। 9 का अंक नवदुर्गा की 9 शक्तियों से जुड़ा हुआ है। आज का दिन नारी शक्ति की उपासना का है। पीएम मोदी ने कहा कि 9 दिसंबर को ही संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, लेकिन आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन मसला में सवाल ये कि क्या हरियाणा में विकास नॉन स्टॉप हो रहा है। सवाल ये भी कि क्या हरियाणा में विकास के नाम पर सियासत बढ़ती जा रही है, और सवाल ये भी कि क्या अब हरियाणा में विकास और तीव्र गति से होता हुआ दिखाई देगा। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। इस शब्दों के साथ धन्यवाद। आप यहां पधारे हैं। मैं पुनः आपका हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर जो एक बड़ी योजना बीमा सखी योजना देश की हमारी बहनों के लिए आप लॉन्च करने के लिए, आज उनको समर्पित करने के लिए आए हैं, मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। चुनाव के दौरान आप सभी माताओं बहनों ने नारा दिया था, महारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। उस नारे को हम सभी ने अपना संकल्प बना दिया है। उसी संकल्प के साथ मैं आज आप सबके दर्शन करने के लिए आया हूं और मैं देख रहा हूं जहां मेरी नजर पहुंच रही है, माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में। साथियों, अब यहां देश की बहनों बेटियों को रोजगार देने वाली बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। बेटियों को अभी यहां बीमा सखी के प्रमाण पत्र दिए गए हैं। मैं देश की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो बीमा सखी योजना की शुरुआत पानीपत से की गई और साफ तौर पर इसका जिक्र सभी तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं भी देते हुए सीएम और पीएम यहां पर देखने को मिले और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इससे महिला सशक्तिकरण को ताकत मिलेगी और जो कार्य हरियाणा में किए जा रहे हैं, लेकिन उसको लेकर सवाल लगातार विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है। और विपक्ष आखिर विकास के मुद्दे पर सवाल क्यों उठा रहा है, ये आज जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। विकास के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को क्यों घेर रखा है, क्या विकास आने वाले समय में तीव्र गति के साथ में डबल इंजन की सरकार यहां पर करती हुई दिखाई देगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि यहां की महिलाओं ने नारा दिया था, महारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। तो क्या विकास नॉन स्टॉप हो रहा है हरियाणा में, ये समझने की और जानने की कोशिश करेंगे।
और इसको लेकर जो है अब से कुछ देर में मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा तमाम सारे प्रवक्तागण हमारे साथ होंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो है डबल इंजन की सरकार क्या वाकई में जो मंच से कहा जा रहा है कि हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, जो महिलाओं ने नारा दिया उसको हमारी पार्टी ने संकल्प बना लिया और उस दिशा में क्या वाकई में जो है कार्य धरातल पर दिखाई दे रहे हैं, ये जानने की कोशिश, समझने की कोशिश आज इस चर्चा के माध्यम से करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कहा कि चुनाव के दौरान आप सभी माताओं बहनों ने नारा दिया था कि हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। उस नारे को हम सभी ने अपना संकल्प बना दिया। अब देश की बहनों और बेटियों को रोजगार देने वाली बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। मैं देश की सभी बहनों को बधाई देता हूं, ये मंच से कहा गया है। और ऐसे में क्या जो संकल्प की बात की गई है, हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा को संकल्प बनाया गया और उस दिशा में नॉन स्टॉप विकास होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो एक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत यहां से आज रखी गई, जिसकी नींव उसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ जो है डबल इंजन की सरकार महिला सशक्तिकरण पर जोर देती हुई दिखाई दी और उस कड़ी में बीमा सखी योजना की शुरुआत हमें पानीपत से देखने को मिली। और बात 2015 की अगर करें, 2015 पर थोड़ा सा अगर नजर डालें तो एक बार पहले भी यहीं से पानीपत से ही 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की शुरुआत की गई थी और उस कड़ी में जो है आज पानीपत से बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। क्या महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने की और जो है आत्मनिर्भर बनाने की कड़ी में एक सुनहरा अवसर, सुनहरा कदम जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए मसला की शुरुआत करें, उससे पहले जो है मैं अपने मेहमानों का तारुफ में आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ रामराजी शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। दिनेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ। और कृष्ण कुटेल प्रवक्ता एनएलओ की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और वीरेंद्र शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आप सभी मेहमानों के। एक बार फिर से मसला की शुरुआत जो है मैं आज करना चाहूंगा दिनेश जी आपसे। दिनेश जी, रामराजी शर्मा जी के पास जाऊंगा चूंकि उनकी तरफ से आज योजना की शुरुआत हुई है, लेकिन दिनेश जी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, तो सवाल उसी से जुड़ा हुआ, क्या हरियाणा के धरातल पर या फिर हरियाणा प्रदेश में नॉन स्टॉप विकास की गति तीव्र गति के साथ में चलती हुई दिखाई दे रही है? विकास और दिनेश जी। सर आपको नमस्कार, पैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। नॉन स्टॉप हरियाणा नारा तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। नारा तो ये भी दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा रहता उस नारे में एक लाइन और जोड़ देते, 2 अक्षर जोड़ देते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पत्नी छोड़ो। ये 2 अक्षर और जुड़ जाते हैं उसमें, पत्नी को छोड़ दो और बेटी को बचा लो। ये कौन से नारे की बात कर रहे हैं सर? किस तरह बेटियां बचाई हैं ये तो पूरा हरियाणा देख रहा है। आज देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा है भारतीय जनता पार्टी का। देश में तानाशाही का युग चल रहा है। न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका तक और ईडी से लेकर ईसी तक, इलेक्शन कमीशन तक, एक भी संवैधानिक संस्था ऐसी नहीं है जिस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा ना हो। देश में लगातार जिस तरीके से चुनावी परिणाम चुनाव आयोग दिखा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक जो उनकी जो विंग है, यूथ विंग, महिला विंग, उसी की एक विंग बन चुका है आज इलेक्शन कमीशन।
जब लोकसभा में अडानी जी के ऊपर बात होती है तो सरकार कोई जवाब नहीं देती। 2200 करोड़ रुपए का मामला रिश्वत देने का, उस पर प्रधानमंत्री से लेकर इनके मंत्री तक चुप्पी साध लेते हैं। और एक बहुत ही सीनियर एडवोकेट राज्यसभा के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की कुर्सी के नीचे 50,000 रुपए रख के और उसका तमाशा कर देते हैं। 1:57 पर अभिषेक मनु सिंघवी जी राज्यसभा में पहुंचे, 2 बजे वहां से उठ लिए, 2 बजे से 2:30 बजे तक उन्होंने लंच किया राज्यसभा की कैंटीन में, और 3 मिनट के अंदर सारा खेल पहले से जो आयोजित था। सफाई के दौरान सफाई कर्मियों को नोटों की गड्डियां मिली हैं। अब जिनको वो नोटों की, पहले दिन कह रहे थे नोटों की गड्डियां मिली है, और दूसरे दिन कहने लगे कि एक गड्डी मिली है 50,000 रुपए की। उसके ऊपर पूरा दिन तमाशा होता रहा। और जबकि ये जांच का विषय था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बार बार इस बात को कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बार बार कहा कि आप जांच कराइए, और जब तक जांच कंप्लीट ना हो किसी का नाम लेना उचित नहीं है। 50,000 रुपए के ऊपर देश की राज्यसभा में हंगामा रहा, और 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले को लेकर सन्नाटा छाया रहा। आज पानीपत में आने की जो बात करते हैं प्रधानमंत्री, मुझे बड़ा अच्छा लगता कि उससे थोड़ा सा कदम आगे बढ़ के शंभू बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों के आंसू पूछने का भी काम कर लेते। उनके पास संभल जाने का समय नहीं है। आपके पास ही लौट रहा हूं। उनके पास मणिपुर जाने का समय नहीं है। मणिपुर जल रहा है, देश का हिस्सा है, वहां जाने का समय नहीं है। और इतनी ही चिंता है तो कम से कम अपने चुनाव में किए वायदों पर ध्यान दे लेते। 2100 रुपए लाडली बहना योजना में जो देने थे उसकी शुरुआत नहीं की गई। हर घर को 500 रुपए सिलेंडर देने की बात की थी, उसकी शुरुआत नहीं की गई। कहने को कहते हैं कि हमने नौकरियां दे दी हैं, 25,000 नौकरियां बताते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये नौकरियां जो 22,000 23,000 जो नौकरी दी है उसमें से कितने बच्चों ने जाके वो नौकरी ज्वाइन की है। क्योंकि काफी बच्चे तो ऐसे हैं जो पहले ऑलरेडी सरकारी नौकरी में थे और वो दूसरी पोस्ट पे चुन लिए गए, लेकिन वो पिछली टर्म का काम था, ना कि इस टर्म का काम था। पिछली टर्म में जो आपने काम किया उसको अब गिनाते हैं, लेकिन आपने 2.5 लाख सरकारी नौकरियों की जो बात की थी, अभी भी 25 नवंबर तक आपका हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पोर्टल खुला हुआ था जिस पर आप आवेदन मांग रहे थे। और सबसे बड़ी दुखद बात क्या है कि जो कच्ची नौकरियों की आप भर्ती कर रहे हैं उसके अंदर आप एसटी का, एसटी का, बीसी का, ओबीसी के कोटे को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता कि अगले 5, 7, 10 साल के बाद जब आपकी सरकार नहीं होगी, अगली सरकार इनको जब पक्का करेगी तो एसटी बीसी के जो कोटे हैं वो खत्म हो जाएंगे। आप इसके अंदर कोई कोटा तो ले नहीं रहे बीसी का, एसटी का, एसटी का। और जो बैकलॉग पड़े हैं इस वर्ग के, एसटी के, बीसी के, ओबीसी के, एसटी के जो बैकलॉग पड़े हैं, आज तक सरकार ये नहीं बता रही उस बैकलॉग को भरने का काम कब करेगी। देश में समस्याओं की कोई कमी नहीं है। अडानी जैसे मामले के ऊपर सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि बार बार हरियाणा रोडवेज की बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की रैली में भी 2000 बसें हरियाणा रोडवेज की लगाई गई। इससे पहले जब नायब सैनी जी ने अपना वो लिया था, ओथ ली थी सीएम पद की, तब भी 2000 बसें हरियाणा रोडवेज की लगाई गई। हरियाणा रोडवेज को एक घाटे का सौदा बनाकर और उसको बंद करने की योजना इनकी है, ठीक है, जिससे कि सरकारी पक्की नौकरी में लगे हुए ड्राइवर और कंडक्टर और रोडवेज से जुड़े हुए जितने कर्मचारी हैं, ठीक है दिनेश, ऐसा मामला तो आप दिल्ली में भी देख रहे हैं। डिबेट को ओपन करता हूं और आपके सवालों, आपके आरोपों को जो है प्रतिक्रिया मैं सभी प्रवक्ताओं से ले लेता हूं। दिनेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। बिल्कुल, मैं आपके पास लौट रहा हूं। उन सिक्योरिटी गार्डों की नौकरी पक्की हो जाए, उसके लिए दिल्ली की सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है, परंतु वहां विपक्ष का नेता भारतीय जनता पार्टी का है, वो उठ के नहीं जाता एलजी के पास। एलजी कहता है कि आप विपक्ष के नेता को साथ लाइए
मैं यहाँ पर लागू कर दूंगा। ठीक है, लेकिन विपक्ष का नेता क्योंकि भाजपा का है वो उठ के नहीं रामराज जी, ये इनकी नीति और नीयत। बस लौटूंगा मैं अभी एक रिस्पॉन्स जो है, मैं प्रतिक्रिया जो है सभी प्रवक्ताओं से ले लेता हूं। दिनेश जी, रामराज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से दिनेश जी डिबेट शुरू होते ही एग्रेसिव मोड में एक्टिव नजर आ रहे हैं, उन्होंने सभी जो परियोजनाओं पर बातचीत न करके या फिर विकास के मुद्दे पर बातचीत न करके सीधा घेरना शुरू किया और उन्होंने कहा कि जैसे हमने पहले भी नारा देखा गया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आगे मैं नहीं बोलना चाहूंगा, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन अब अगर उसकी बात की जाए, जिस तरीके से मंच से जो आंकड़े बताए गए, लिंगानुपात में भी जो है यहाँ पर चेंज देखने को मिला हरियाणा प्रदेश में, और जिस तरीके से सरकार बात कर रही है और कामों को गिनाती हुई नजर आ रही है, उस कड़ी में उस बीच जो है एक और योजना यहाँ पर लाना, तो क्या ये संकेत के और जो है नॉन स्टॉप विकास हरियाणा के अंदर? रामराज जी, शर्मा जी, दिनेश जी की बातों का भी जवाब दें और सवालों का भी। शर्मा जी, ओवर टू। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज का दिन बहुत ही बड़ा पावन दिन है। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री, जिन्होंने विदेश में हमारा डंका बजाया है और विदेश में हमारी धाक जमी है, उनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हों, चाहे आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए हों, चाहे अयोध्या धाम में एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ हो, चाहे धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई हो, आज उस महापुरुष का हरियाणा में आगमन और हमारी बहनों को बहुत बड़ी सौगात देना, ये अपना आप में बड़ा ऐतिहासिक दिन है। बीमा सखी योजना की आज उन्होंने शुरुआत की, जिसमें हमारी बहन जो 18 से 70 साल के बीच में है वो LIC एजेंट बन सकती है और मिनिमम इसकी योग्यता है वो 10वीं पास है। लगभग 33,000 से ज्यादा बहनें इसमें जुड़ेंगी और फर्स्ट ईयर में पहले साल में 7,000 रुपये प्रतिमाह उनको मिलेगा, दूसरे साल में उनको 6,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा, तीसरे साल में उनको 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। तो लगभग फिर उनको इसके अलावा जो उनका कमीशन आएगा वो अलग है। तो लगभग 3 साल के बाद में उनका कमीशन इतना हो जाएगा वो अच्छा कमा सकती हैं। ये हमारी बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, वो किसी के डिपेंडेबल रहने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत मैं समझता हूं हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भी उनके साथ थे और केंद्रीय मंत्री हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी साथ थे, हमारी वित्त मंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय बहन निर्मला सीतारमण जी वो भी थी और कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री थे। हमारी दोनों मंत्रियां बहन आरती राव जी और सरोती चौधरी जी वो सारी थी। तो मैं समझता हूं ये हमारी बहनों के लिए बहुत बढ़िया सौगात है। और मैंने भी कई बहनों से बात किया तो वो कह रही थी कि भाई, मैंने कहा बहनों कहाँ जा रही हो? ये भाई हमारा हरियाणवी में भाई हमारा मोदी भाई आ रहा है, हमारा मोदी भाई आ रहा है, बहुत बड़ी सौगात देगा। आज हमारा बड़ा भाई आ रहा है, मोदी भाई आ रहा है। और नायब भाई हमारा कोतली देकर गया था हमने जींद में, नायब भाई हमारा कोतली लिया था, कोतली। और बड़ा भाई हमारा प्रधानमंत्री यूं हमारा नरेंद्र मोदी हमारा भाई यूं हमें बहुत बड़ी सौगात देकर जाएगा। तो मैं समझता हूं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। और जिस तरह से आपने कहा भाई, आपको याद होगा लगभग 9 वर्ष पहले 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस नारे की शुरुआत ये हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री द्वारा पानीपत में की गई थी। उसी पावन धरा पे जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, उसी पावन धरा पे आज ये शुरुआत करिए। बड़ा ऐतिहासिक दिन है और लिंग अनुपात में भी बहुत बड़ा मैं समझता हूं इसमें बहुत बड़ा सुधार हुआ है। ये 873 से ये अनुपात बढ़कर हमारा 916 हो गया है। मैं समझता हूं ये भी बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता में सब्जेक्ट का तो पता नहीं होता, ये पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हैं। मैं बताऊंगा आपको, कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है। वो 2-4 गड्ढे भाई के पास भी आ जाते होंगे, ये भी अपने झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो जिस तरह से
कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में झूठ बोला था, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपये महीना आएंगे, 8,500 रुपये महीना आएंगे, फटाफट। इन्होंने झूठे गारंटी कार्ड तक बहनों को बांटे थे, इन्होंने बहनों को भी तो बख्शा था। वो गारंटी कार्ड ले लेकर बहनें इनके पास में जा रही थी, ये भागे फिर रहे थे, ये हाथ नहीं आ रहे थे। एक बहुत भारी प्रतिशोध की भावना जनता में थी और जनता ने वो प्रतिशोध लिया, वो बदला लिया, जनता में एक बदले की भावना थी और जनता जाग चुकी है। जो इन्होंने ठगी ठोरी करी थी, वो ठगी ठोरी का परिणाम है। आज स्पष्ट बहुमत की सरकार हमारी बनी है और हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, हमारे चाणक्य जो लोह पुरुष के नाम से विख्यात है और जो चाणक्य के नाम से बहुत बड़े प्रसिद्ध हैं और बहुत मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, आदरणीय अमित शाह जी की चाणक्य नीति, आदरणीय मनोहर लाल जी की मनोहर नीति और हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो जनता के बीच में रहते हैं, छत्ती बरादरी के मसीहा हैं, जन जन के चेहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं और अक्सर वो कहते रहते हैं, भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी आपकी है, ये सीएम रेजिडेंस भी आपका है, मैं भी आपका हूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे, मेरा सब कुछ आपका है और जनता भाई मैंने आपका आशीर्वाद की जरूरत है। देव तुल्य जनता जनार्दन ने दोनों हाथों से उनके सिर पर आशीर्वाद दिया है और मैं आपको बताना चाहूंगा, हम ऐसे ही देव तुल्य जनता जनार्दन की सेवा करते रहेंगे और जनता हमारे को ऐसे ही आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 25-30 साल तक हमारा शासन ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता को भगवान मानते हैं और इनकी पार्टी वाले क्या कहते हैं, इनके महामंत्री जनता को राक्षस बताते हैं, राक्षस, और फिर कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर मैं शराब देता हूं, बीजेपी का वोटर राक्षस है। अरे मेरे भाई, जनता भगवान का रूप है, भगवान है, कल तक आपका वोटर थी, आज हमारा वोटर है। जो जनता की सेवा करेगा जनता उसको आशीर्वाद देगी। हम जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है। आपकी तो दुकान में सौदा ही नहीं रहा, आपकी तो दुकान बंद होगी। जो आपने नफरत की दुकान शुरू करी थी, आपने नहीं मोहब्बत की दुकान का, लेकिन नफरत का सामान आपने बेचना शुरू कर दिया, वो दुकान आपकी बंद कर दी। तो मैं समझता हूं जिस तरह से जनता की सेवा में हम समर्पित हैं, हमारे मुख्यमंत्री रात के 12-12, 1-1 बजे तक जनता की सेवा में लीन रहते हैं, समर्पित रहते हैं, तो जनता भी उनके साथ है। आज युवा शक्ति हमारे साथ है, महिला शक्ति हमारे साथ है, किसान हमारे साथ है, मजदूर हमारे साथ है, छत्ती बरादरी हमारे साथ है। इन्होंने उसका आरक्षण का जिक्र किया, इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने नौकरियों का जिक्र किया। अरे मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए, ये लगभग 25,000 वो नौकरियां थी जो आपकी भर्ती रोको गैंग ने रुकवा दी थी। उस टाइम में इलेक्शन चल रहा था, आपने शिकायत कर दी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी जुबान के धनी हैं, उन्होंने उस टाइम में वायदा किया था, क्योंकि हमने उनको अगला मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया था हमारी पार्टी ने, और ये कहा था आदरणीय नायब सैनी जी की अध्यक्षता में, उनकी अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे और उनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा। हमारे को देव तुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद था कि जनता हमारे को आशीर्वाद जरूर देगी, हमने भरोसा था, तो जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया। उन्होंने उस टाइम में वायदा किया था कि मैं पदभार बाद में ग्रहण करूंगा, पहले इन अपने बेरोजगार भाई बहनों का जो कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग ने इनका रिजल्ट रुकवा रखा है, पहले रिजल्ट आउट करूंगा, उनको नौकरी दूंगा, बाद में अपना पदभार ग्रहण करूंगा। और उन्होंने अपना वायदा निभाया। इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक वादा और करा था आरक्षण में वर्गीकरण का, क्योंकि जो शोषित समाज है, वंचित समाज है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। तो उस टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था, ये इसको डीएससी समाज बोलते हैं, उन्होंने एससी समाज में आरक्षण में वर्गीकरण करा और डीएससी समाज के नाम से समाज जाना जाता है। चलिए ठीक है सर, जो है मैं आपके पास लौटूंगा रामराजी जी। वक्त छोटे से एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार जब मैं वापस आऊंगा तो चर्चा जो है
कृष्ण जी, मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद जो है वीरेंद्र जी आपके पास जो है अब जानने की कोशिश करूंगा कि वाकई में जो है बीमा सखी योजना से जो है महिला सशक्तिकरण को जो है ताकत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी है। नमस्कार दोस्तों, आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की शिफ्टिंग की खबर सुर्खियों में है। दरअसल झंडेवाला चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथ करने के लिए इस मूर्ति को शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईदगाह मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया। यह देखकर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजा याफ्त क्या हुए। हालांकि मुस्लिम समाज के बेतुके विरोध को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ संगीनों के साए में मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ईदगाह मैनेजमेंट ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच में अपील की। यहां उसे हार का सामना करना पड़ा। डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए यहां तक कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय हीरो हैं, उनको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए, वो सभी धार्मिक सीमाओं के परे हैं। आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं और वो भी कोर्ट का इस्तेमाल करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ऑफिस रानी झांसी रोड पर ही है, इसलिए मैं हर रोज मूर्ति की शिफ्टिंग के अरेंजमेंट पर लगातार नजर रख रहा था। इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए मुझे 30 साल पहले का वो किस्सा याद आ गया जब मैं आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार गया था। वहां भारत माता का मंदिर भी है। वहां मेरी मुलाकात मंदिर की स्थापना करने वाले महान संत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज से हुई। मुझे इस बात को बताते हुए गर्व महसूस होता है कि स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने ही 2003 में साधना टीवी चैनल का उद्घाटन किया था। उन्होंने मुझे खुद भारत माता मंदिर के दर्शन भी कराए। 8 मंजिला इस मंदिर में पहली मंजिल पर भारत माता की मूर्ति लगी है और दूसरी मंजिल पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें और मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई में जिन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी या उसमें जी जान से हिस्सा लिया, वो सभी हमारी देवताओं के समकक्ष हैं। अब आप खुद सोचिए कि एक और हिंदू मंदिर में आजादी के परवानों की देवी देवताओं के बराबर दर्जा देकर उन्हें स्थापित किया गया है और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय ईदगाह के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है। ऐसे में इन लोगों की मानसिकता क्या होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिनकी बदौलत आज हम और आप और विरोधी मुस्लिम समुदाय भी आजादी की खुली हवा में सांस ले रहा है। मुझे लगता है उन शहीदों का विरोध करना उनकी राष्ट्र विरोधी सोच को दर्शा रहा है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मसला में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से बीमा सखी योजना की शुरुआत पानीपत से नरेंद्र मोदी ने की और उसमें जो है कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को ताकत मिलने की और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो संदेश है वो छिपा हुआ, उसको लेकर जो है विकास जिस तरीके से जो है नॉन स्टॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से मन से बताया जा रहा है, उसका धरातल पर किस तरीके से असर देखने को मिल रहा है। क्या वाकई में नॉन स्टॉप विकास जो है तीव्र गति से यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है, इस पर लेकर जो है चर्चा यहां लगातार जारी है। कृष्ण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि ब्रेक से पहले रामराजी शर्मा जी ने अपना
जो भाषण था, यानी कि जो कहना था, टिप्पणी थी, वो उन्होंने अपना पूरा किया। लेकिन कृष्ण जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से बीमा सखी योजना और उससे पहले जो है 9 साल पहले अगर देखें 2015 की अगर बात की जाए तो यहीं से जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत, क्या एक अलग जो है राजनीति, अलग और मिसाल देने की कोशिश, और क्या इसका असर साफ तौर पर महिलाओं के बीच में देखने को मिलेगा? कृष्ण जी। देखिए गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी कितने प्रोग्राम चला ले, नॉन स्टॉप हरियाणा के नाम से चाहे ये लोग कुछ भी करें, लेकिन इनके चेहरों से साफ झलकता है कि ये झूठे व्यक्ति हैं। 100 बार झूठ को बोल करके ये सच में परिवर्तित करना जानते हैं। और इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के शुरुआत की थी, लेकिन आज मैं देखता हूं कि आज हमारी बहनों की जब असमत लूटी जाती है तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां पर जाते हैं। जब कुलदीप सेंगर जैसे लोग जो एक दलित की बेटी के साथ गलत काम करते हैं और उसको जो है कि रात को ही दफनाया जाता है, फिर भारतीय जनता पार्टी की जो है कि महिलाओं के प्रति जो है जो योजनाएं हैं वो कहां पर जाती हैं जी। और जब इनका एक मंत्री जो है एक कोच के साथ छेड़खानी के आरोप में जो है कि वो घिरता है, फिर इनकी महिलाओं की जो है कि योजनाएं कहां पर जाती हैं। ये तमाम झूठे लोग हैं, भरमाने का काम करते हैं, पब्लिक को विचलित करने का काम करते हैं। और यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि जो इन्होंने जनता से जो वायदे किए चुनाव के दौरान, पहले जो है कि उन वायदों को पूरा करें और फिर जो है दूसरों के बारे में जाकर के जो है कि सोचने की बात करें। पहले उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपए जो है कि खाते के अंदर डालने का काम करेंगे। क्या आज किसी के खाते के अंदर 15 लाख रुपए आए हैं? तो रामराज जी जो है वो बताएं। काला धन की बात की थी, काला धन हम लेकर के आएंगे। रामराज जी जो है कि इसके ऊपर आप अपना स्पष्टीकरण दें। और यहां पर जो है कि इन्होंने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री जो है वो बहनों को कोठड़ी देकर के जो है कि उसकी शुरुआत की है। मैं माने भाई रामराज जी से पूछना चाहता हूं, आप भी बता दें आपने कितनी कोठड़ी दी है, अगर बहनों के प्रति आपका इतना प्यार है। दूसरा, आपने जो है कि वर्गीकरण के मामले के ऊपर जो है कि टिप्पणी की है, वंचित समाज का आपने इस्तेमाल किया है और जो वायदा आपके मुख्यमंत्री ने जो वंचित समाज से किया था, लेकिन वो आपने पूरा करने का काम किया। लेकिन मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वंचित समाज वो समाज होता है जिसके घर के अंदर चिराग न जला हो, लेकिन घाणक और वाल्मीकि समाज जो है वो वंचित समाज नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के अंदर जो है घाणक और वाल्मीकि समाज जो है वो बड़ा पैमाने पे जो है कि जिस समाज को आपने अपर समाज के अंदर रखा है, जिसे जो है कि वंचित ना करके जो है कि घाणक और वाल्मीकि को आपने वंचित समाज रखा है, और एक मंत्री कृष्ण बेदी को जो है वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को आगे करके जो है कि आपने लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। संविधान को आपने उल्लंघन करने का काम किया है। जो संविधान के अंदर जो सूल का जो अनुसूचित जाति जनजाति जो वहां पर अंकित है, तो आपने उसको बांटने का काम किया है। रामराज जी पहले बैकलॉग को पूरा करें, फिर बांटने की बात करें। आप लोग जिस घर के अंदर दीपक नहीं जला है उसके अंदर घर के अंदर दीपक जलना चाहिए। लेकिन यहां पर ये राजनीति आप जो लोग करते हैं कि जातियों में बांट करके जो है लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी का करैक्टर जो है वो स्पष्ट जो है कि वो साफ नजर आ रहा है। कहीं पर तो आप मीना और गुजरों के बीच में लड़ाई कराने का काम करते हैं, कहीं पर पाटीदार और पटेलों के बीच में लड़ाई करने का काम करते हैं, कहीं पर मराठाओं और अन्यों के बीच में लड़ाई करने का काम करते हैं, कहीं पर हिंदू और मुस्लिम का कार्ड खेल करके, कहीं पर दलित और जो है कि सोने का कार्ड खेल करके, जो कहीं पर जो है कि बैकवर्ड कम्युनिटी का और जाट कम्युनिटी का
कार्ड खेल करके जो है कि जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। आप लोगों ने जो कि हरियाणा प्रदेश को जो है कि बांट करके रख दिया है। आप जो है कि यहां पर जो है कि आप बात कहते कि हमने जो है कि जो काम किए हैं, लेकिन आपने आज तक जो है कि नौकरियों के अंदर जो नौकरियों का मामला यहां पर जो आपने कहा कि हमने 25,000 नौकरियां देने का काम किया है, आपने 5,000 के करीब नौकरी देने का काम किया है। लेकिन जो प्रमोशन हुई थी और उन प्रमोशनों को भी आपने इस कैटेगरी के अंदर डाल करके जो है कि आपने ये लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। आज जनता इस बात को जानती है। दूसरा जो है कि आपका जो पोर्टल सिस्टम है, जो कौशल विभाग के अंदर है, आज भी जो है कि जो समाज को नौकरी मिलनी चाहिए, जिस व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए और कौशल विभाग के द्वारा जो है कि आपने उनके जो है कि रोजगार देने का जो रास्ता है वो बंद करने का काम जो है कि आपकी पार्टी जो है कि वो कर रही है। यहाँ पर बहुत सी बातें, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं तो उनके ऊपर जो है कि आपका आमतौर पर जो है कि वो कब्जा करने का काम है। और जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन को आप खत्म कर रहे हैं। पोर्टल सिस्टम ला करके जो है कि जो दूरकास्ट का व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा है, वेल क्वालिफाइड है, आप उसको वंचित रख रहे हैं। लेकिन आप पता नहीं किस तरीके से जो है कि कौशल डिपार्टमेंट के अंदर आपने पता नहीं किस सिस्टम को जो है कि लगाया हुआ है कि आप जो है कि चुन करके जो है कि ऐसे व्यक्ति को निकाल करके लेकर के आते हैं कि एक चर्चा का जो है कि विषय बने। आप बैकवर्ड कम्युनिटी के अंदर कुमार प्रजापति समाज के अंदर से निकाल करके ले आते हैं, जबकि जो है कि उनका कोई किसी प्रकार का योगदान नहीं होता है, कोई टेस्ट यानी उनका क्लियर नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप उसका टेस्ट क्लियर करके जो है कि नौकरी देने का काम करते हैं। ऐसा काम आपकी पार्टी जो है कि वो कर रही है। ठीक है कृष्ण जी। वीरेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा, थोड़ा विलंब हुआ उसके लिए खेद, लेकिन वीरेंद्र जी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से जो है आज आपने देखा कि पानीपत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक योजना की शुरुआत की और ऐसे में कहीं न कहीं आपने तीनों प्रवक्ताओं को सुना और आपकी क्या राय है विकास को लेकर? क्या जिस तरीके से संकल्प बीजेपी सरकार ने बनाया है हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा को, क्या नॉन स्टॉप विकास तीव्र गति से देखने को मिल रहा है या फिर देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने मंच से कहा था कि अभी जुम्मा कुछ दिन जो है नायब की सरकार को हरियाणा में हुए हैं, लेकिन चर्चे पूरे देश में है साहब। देखिए विकास जी देखिए गौरव जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को, तमाम मेरे फैमिली साथियों को रात को नमन करते हुए अपनी बात शुरुआत करता हूँ। जी प्लीज। गौरव जी, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के जनक अरविंद केजरीवाल जी, हम लोग सब इसी विचारधारा के हैं कि डेवलपमेंट, विकास होना चाहिए, महिलाओं का मान सम्मान होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे दिल्ली में ये प्रथा शुरू की थी कि महिलाओं का मान सम्मान कैसे किया जाए, महिलाओं के लिए चाहे इलाज फ्री करने की बात हो, चाहे उनके घरों में जल फ्री करने की बात हो, चाहे उनके बसों का किराया फ्री करने की बात हो, तो तमाम सुविधाएं हमने दिल्ली प्रदेश के अंदर महिलाओं को दी हैं। तो अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे अरविंद केजरीवाल जी से कुछ सीख लेकर के और हरियाणा प्रदेश के एक मिशन ले रहे हैं आज क्रेडिट। कोई बात नहीं, आप मेरे को सुन लीजिए। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तो उससे आज उन्होंने एक अच्छी कोई शुरुआत करने की सोची है, उनका मिशन अच्छा हो सकता है। लेकिन गौरव जी, कम से कम मेरे को इसमें झूठे वादों के अलावा इसमें कुछ नजर नहीं आता है। जिस तरह से हरियाणा प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले बरगलाने की, झूठ बोलने की कोशिश की, उसी का एक कदम इन्होंने आगे बढ़कर ये काम करने जा रहे हैं। अब मैं इसमें कुछ चीजें बताता हूँ। डेवलपमेंट की जहां तक इनकी बात है, तो हरियाणा प्रदेश में किस तरह का विकास हुआ है वो आप देख सकते हैं। कभी दूसरी डिबेट में मुद्दा होगा तो हम इसको बात करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जहां तक से मुद्दा है, तो बेटी बचाओ में भारतीय जनता पार्टी, बेटी बचाने का मतलब होता है जन्म के बाद और उसका स्वर्णिम विकास और पूरी जीवन तक की जिम्मेवारी महिलाओं की एक सरकार और एक प्रदेश के नेतृत्व की होती है। तो हरियाणा प्रदेश में अगर एनसीआरबी के डाटा की चर्चा करें तो 27% अपराधों की वृद्धि 2023 से पहले की जो रिपोर्ट आई थी उसमें हुई है। और एक बड़ी शर्मनाक और चिंता का विषय है कि पार्लियामेंट में एक हमारे लोकसभा के सांसद और एमपी ने एक सवाल पूछा था, जिसमें ओसीएस एक जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर
हरियाणा प्रदेश में 44,000 समथिंग कंप्लेंट्स महिलाओं ने अभी दर्ज की है, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। जो WOC का जो डाटा है उसमें बताया गया कि हरियाणा में प्रदेश में महिलाओं की जो वायलेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। 44,000 कंप्लेंट अभी रजिस्टर्ड हुई है, तो वो बड़ा चिंता का विषय है। पहले NCRB का डाटा और दूसरा अब ये जो डाटा है वो एक चिंता का विषय है। तो बचाने का उसमें विफलता मैं कह सकता हूँ कि नैपकिन सैनी की सरकार बिल्कुल 100% हम कह सकते हैं 25 से 26 अपराध हर रोज रजिस्टर होते हैं महिलाओं के खिलाफ, तो वो एक विफल सरकार कही जा सकती है। इंप्रूवमेंट की बहुत बड़ी गुंजाइश उसके अंदर बची हुई है। दूसरा गौरव जी ये कहते हैं पढ़ाने की बात, तो अगर बेटी बचाओ में कामयाब नहीं है, इनके मंत्रियों का आरोप लगे कुछ नहीं हुआ, चलो छोड़ो। अब बेटी पढ़ाने की बात कह रहे तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नायब सैनी जी यहाँ हमारे हिसार में आए थे तो वो कह रहे थे 20 किलोमीटर पे एक कॉलेज है। रामदास जी बड़े वरिष्ठ साथी मेरे सामने बैठे हैं, ये बताएं कि कितने कॉलेजों में इनकी लड़कियों के क्लासरूम बने, क्लासें शुरू हुई। तो पढ़ाने के मामले में हरियाणा प्रदेश में स्कूल बंद करने के अलावा बेटियों के लिए इन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। तीसरी बात, जो इतनी बड़ी स्कीम इन्होंने जी लगता है कुछ जी प्लीज आ रही है आपके बात। स्कीम इन्होंने लॉन्च करने का काम किया है आज, तो मैं ये मानता हूँ कि उस स्कीम को ये कैसे फीजिबल कैसे बनाएंगे, मेरे को उसमें फीजिबिलिटी नजर नहीं आती। मैं 2-3 चीजें आपके माध्यम से डिस्कस करूंगा कि एक स्कीम इन्होंने जो दी है उस स्कीम के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मुखारबिन से कुछ भी नहीं बताया कि वो स्कीम किस तरह की होगी, किस तरह उसको लागू करेंगे, किस तरह उसको फीजिबल बनाएंगे। दूसरा, आज जो हमारी बहनों को वहां इतनी दूर तक भगाया, इनको वहां बसों में भर्ती करके वहां लेकर के गए, तो उसकी आवश्यकता क्या थी? अगर बहनों की आप इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, तो इतना बड़ा आपको वहां उनको तंग करना, उनको वहां बुलाना, उसका क्या उचित बनता है? अगर कोई स्कीम देना चाहते तो घर में आप बैठे बिठाए भी उनको ये मान सम्मान उनको दे सकते थे। दूसरा, अगर हमारी बहनें इस फील्ड में निकलेंगी इस काम के लिए, जैसे LIC का जस्ट लाइक उन्होंने एक एजेंट का काम इन्होंने बहनों से करवाने की कोशिश करेंगे, तो बहनें जब मार्केट में समाज में निकलेंगी तो वो 7,000 रुपए से वो क्या कर पाएंगी? उनके पास स्कूटी नहीं होगी, संसाधन नहीं होंगे, बसों में इनका किराया फ्री नहीं है। अगर बहनें सुबह से शाम तक इधर उधर कहीं अपना काम करने के लिए जाएंगी तो वो कैसे जाएंगी, उसकी वो कैसे पूर्ति करेंगी? तो अगर अच्छा होता है कि इसके साथ साथ जो महिलाओं को ये उस तरह का काम देना चाह रहे हैं उनके लिए कम से कम एटलीस्ट बसों में किराया फ्री किया जाए, उनको एक स्कूटी कोई उनको इस तरह की दी जाए ताकि वो स्कूटी पर जाकर के अपना काम कर ले। और दूसरा, इनका सुरक्षा का विषय रहेगा। अगर सुबह से शाम तक अकेली महिला फील्ड में काम करने के लिए निकलेगी, वो 10वीं पास महिलाएं होंगी, अपनी गरीब तबके की महिलाएं होंगी, तो उनको हरियाणा में अगर सुरक्षा का इतना बुरा हाल है तो आने वाले समय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? अगर कोई परमात्मा ना करे किसी तरह की कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? कोई एक्सीडेंट हो जाता है, रोड पे दुर्घटना घट जाती है, उसके इलाज का, उसके इंश्योरेंस का, बच्चों को छोड़ करके वो महिलाएं निकलेंगी, मात्र 5,000-7,000 रुपए में होगा क्या? तो इस स्कीम को इन्होंने कोई डिफाइन नहीं किया। मैं ये मानता हूँ और मेरे को ये डर है कि बाकी स्कीमों की कम से कम ये स्कीम जुमला साबित ना हो। अगर इसको लॉन्च करना है तो अच्छे तरीके से करें, अन्यथा महिलाओं के साथ मजाक ना करें। ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है, जान लेता हूं। शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर उसके बाद दिनेश जी मैं आपके पास आऊंगा। मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है वीरेंद्र जी ने सवाल रखे हैं, कुछ गंभीर विषयों पर जो है, इस विषय पर जो है गंभीर सवाल हैं, कुछ उसकी तरफ जो है मार्गदर्शन किस तरीके से जो है, चूंकि महिलाएं जाएंगी किस तरीके से जो है अपनी इस योजना के तहत जो कार्य करेंगी, पूरे दिन करेंगी, और भत्ता भी उन्होंने बताया कि 7,000 का है और अगली बार जो है 6,000 का हो जाएगा, फिर उसके अगली साल जो है 5,000 पर आ जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे? और दीजिए शर्मा। देखो, हमारी बहनों को आत्मनिर्भर होने के लिए फर्स्ट पहले साल में 7,000 रखा है, दूसरे में 6,000, तीसरे में 5,000 रखा है। इससे क्या होगा, जो इसके अलावा जो पॉलिसी में उनका कमीशन आएगा वो इससे अलग है। ये भत्ता अलग है, कमीशन अलग है। मैं मेरे भाई को बताना चाहूंगा। दूसरा, इन्होंने महिला शिक्षा के ऊपर बात की, महिलाओं के ऊपर हमारे भाई ने बात कही, तो मैं इनको बताना चाहूंगा 33% आरक्षण किसने शुरू किया है? महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हमारी सरकार ने किया है। और आज और खुशी की बात है, हमारी पार्टी ने हमारी बहन, हमारी बड़ी बहन जो राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन थी रेखा शर्मा को अपना राज्यसभा
के लिए उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। ये भी महिलाओं को तोहफा दिया है। और 3 तलाक हमारी पार्टी ने खत्म किया है। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था? कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सख्त विरोधी है। इनका तंदूर कांड, इनका दिल्ली में जो इनकी पार्टी का प्रदेश प्रमुख होता था, युवा अध्यक्ष, उसने तंदूर में जला के हमारी बहन को जला दिया था। और दूसरा, जिस तरह से इनकी सरकार में राजस्थान में हुआ था, एक हमारी बेटी थी, नाबालिग बेटी थी, उसको जला दिया था बलात्कार करके वहीं पे, वो बकरी चराने गई थी। और गेस्ट हाउस कांड, निर्वाणा में गेस्ट हाउस में जो कांड हुआ था। तो दूसरा, इन्होंने आज किसानों के बारे में बात कही, बहुत अच्छी बात कही ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने। पहले तो मैं इनको बताना चाहूंगा, सब्जेक्ट का इनको ज्ञान नहीं है। मैं इनको बताना चाहूंगा। अच्छा, सब्जेक्ट का ज्ञान ही नहीं है इनको। इनकी यादाश्त के लिए मैं बताना चाहूंगा, थोड़ी यादाश्त को मैं इनकी ताजा कर देता हूँ। ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जो बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, ये हरियाणा का किसान इसमें शामिल नहीं है। ये मैं इस बात को क्लियर करना चाहूंगा। वो पंजाब के किसान है। हरियाणा में एमएसपी पर सारी फसलें खरीदी जा रही है जो हरियाणा में पैदा होती है, पंजाब में नहीं खरीदी जा रही। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को कहूंगा, आप इनके साथ जाएं, इन्हें किसानों के साथ में, और पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलवाएं, और आम आदमी पार्टी भी वाले को भी साथ ले जाएं। क्योंकि प्रेजेंटेशन करना, प्रदर्शन करना है जा रहा हूं मैं आपके पास। पंजाब में नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री को दें, हरियाणा को पहले खरीद रहा है। और जो गुरनाम सिंह चटूनी के साथ में इनकी डील हुई थी, गुरनाम सिंह चटूनी ने तुरंत कहा था कि भाई हमने बीजेपी को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल तैयार करा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में हमने पूरा माहौल तैयार करा, लेकिन भूपेंद्र उठा के उसको कैच नहीं कर पाई। इसका मतलब किसान नेताओं की और कांग्रेस की डील थी, और डील पर कांग्रेस पार्टी खरी नहीं उतरी तो उन्होंने चटूनी ने भेद खोल दिया इनका। और उधर से वो पंडेर हैं जो किसान नेता हैं, उन्होंने भी कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस शासित राज्यों में एमएसपी पर फसलें खरीदी नहीं जा रही। इनको इस बात का भी पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है इनको। पहले ये अपनी यादाश्त अपना अपडेट हो गए, क्योंकि हम तो एमएसपी पर खरीद रहे हैं। ठीक है शर्मा जी, कुटेल जी से जो थोड़ा सा अपडेट ले आरक्षण के बारे में बात कही। आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता जी, आज ओबीसी समाज का सबसे बड़ा नेता कौन है? हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो ओबीसी समाज से संबंध रखते हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए। और महामहिम राष्ट्रपति जी, एक दलित की बेटी है, एक उसकी आदिवासी समाज की बेटी है हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी। आराम कुटेल साहब, ये दोनों पोस्ट अहम पोस्ट हैं। और ये किसको दे रखी है? आरक्षित समाज को। हमारी पार्टी छत्तीस बरादरी की पार्टी है, हमारी पार्टी सबकी पार्टी है, सभी वर्गों की पार्टी है, छत्तीस बरादरी की पार्टी है। ठीक है। और जिस तरह से आपके टाइम में नौकरियां कैसे मिलती थी, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। ठीक है शर्मा जी, ठीक है, समय थोड़ा सा कम है इसलिए कुटेल साहब जी के पास मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है शर्मा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। कृष्ण जी कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। और कृष्ण जी बोलिए। मैं पहले भी बोल चुका हूं, इन्होंने जो सखी बीमा योजना को जो स्टार्ट किया है, और मैं पहले भी बोल रहा हूं, इनकी जो भी स्कीमें होती हैं वो भर्मित करने की स्कीमें होती हैं। चाहे शेड्यूल कास्ट के लिए कोई स्कीम लेकर के आए, बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए लेकर के आए, महिलाओं के लिए लेकर के आए, युवाओं के लिए लेकर के आए, चाहे इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, सब टोटली जो है कि ये भ्रमित करते हैं और भ्रमित करते। दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, और समय का अभाव है इसलिए मुझे सबके पास जाना पड़ेगा। दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वीरेंद्र जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। दिनेश करके फिर घर जो है कि वो वापस आ जाता है। और इसी प्रकार से जो है कि जो ये स्कीम लेकर के आए हैं, और कल से ही बहनें जो है कि वो अपने थैले के अंदर जो है कि तमाम जो है उनकी
जो क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको डाल करके जो है कि वो चक्कर काटने का काम करेंगे, एलआईसी ऑफिस के अंदर जाएंगे और एलआईसी ऑफिस वाले क्या करेंगे कि भी आपका इंटरव्यू होगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा, अगर आप उसके अंदर सिलेक्ट होंगे तब आप जो है कि उसके जो है कि एजेंट बनेंगे और जब एजेंट बनेंगे तो आप इतना काम करेंगे तो तब ये आपको पैसा मिलेगा। ये ऐसी स्कीमें हैं जिससे कि जो है कि हमारी महिलाएं जो है कि भ्रमित होंगी। दूसरा जो है इनका आपने परिवार पहचान पत्र जो है जो बनाने का काम किया था, आज तक जो है कि परिवार पहचान पत्र के अंदर जो है कि इन्होंने किसी को हैंडीकैप्ड बना दिया, जो शेड्यूल कास्ट नहीं है उसको शेड्यूल कास्ट बना दिया, जो शेड्यूल कास्ट नहीं है उसको जनरल कास्ट के अंदर डाल दिया। तो ऐसी जो है किसी मेन राइट। दिनेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लोग बोलिए और हमारी आप प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे? ठीक, लोग जो है उनको तंग कर दे और उनको राशन की लाइन के अंदर खड़ा कर दे ताकि लोग हमारी ही बात करें, हमारे ही समय का अभाव है सर, मुझे समय थोड़ा सा इजाजत नहीं दे रहा है ये टोटली जो है ज्यादा आपके पास रुकने का। लेकिन दिनेश जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। दिनेश जी आप प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे, फिर वीरेंद्र जी मैं आपके पास भी आऊंगा। दिनेश जी बोलिए। हाँ शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ कुछ फाइनल टिक लेने के लिए। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि आपके पास अपडेट नहीं है, झूठा नारा लगाया संविधान बदलने का कि भाई संविधान बदला जा रहा है। संक्षेप में जरा कंप्लीट कीजिएगा। अरुण गोविल किसके प्रत्याशी थे? किसने कहा था कि हम संविधान बदलेंगे, 400 सीट दीजिए? वो कांग्रेस भाजपा के थे। सारे झूठ बोल रहे हैं। पहले कह रहे थे कि पानीपत की धरती से, आज प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है ये वही धरती है जहां भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। अरे अरबों रुपए का खर्चा क्यों करवा रहे हो? सारी इतिहास की किताबें फाड़नी पड़ेंगी, नहीं छापनी पड़ेंगी। झूठे लोग हैं, इतिहास बदलना पड़ जाएगा कुल मिलाकर, आप ये कहना चाह रहे हैं? फिर इतिहास छपवानी पड़ेंगी। ये महिला की बात तो मैं पूछना चाहता हूं, मॉडल जेसिका लाल की हत्या दिल्ली में किसने की थी? जेसिका लाल की हत्या किसने की थी? उसके जो हत्या है उसकी मां आपकी पार्टी से विधायक है और उसका भाई आपकी पार्टी से राज्यसभा का सांसद है। मैं कह रहा हूं कि कंप्लीट कीजिए सर, कंप्लीट कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज देश गर्त में जा रहा है और वो कह रहे हैं कि अपडेट नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप अपडेट नहीं है। जैसे कि अपडेट है, लेकिन ये इतने अपडेट है कि ये कहते हैं कि संविधान बदलने की बात हमने करी थी। अरे संविधान तो 400 सीट मांगकर ठीक है वीरेंद्र ठीक है सर, समय थोड़ा सा मुझे आ रहा हूँ। शर्मा जी मैं आपके पास भी आऊंगा फाइनल टेक के लिए। कह रहे हैं कि हम 25-30 साल तक ऐसे शासन करते रहेंगे। संवैधानिक तो साल तक भी करोगे, 25-30 आपने बहुत बगा दिया। एक एक कर वीरेंद्र जी ठीक है दिनेश वीरेंद्र जी का ठीक है सर, मुझे समय से ज्यादा बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। माफी के साथ आप सभी लोगों को रोकना चाहूंगा। और रामराज जी शर्मा जी, दिनेश जी और कृष्ण कुटेल जी, वीरेंद्र शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन मसला में सवाल यही कि बीमा सखी योजना की शुरुआत जिस तरीके से पानीपत की धरा से देखने को मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की, उसमें कहीं ना कहीं जो है संदेश देने की कोशिश, महिला सशक्तिकरण को ताकत देने की कोशिश और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ जो है एक सुनहरा कदम बढ़ता हुआ यहां पर बताया गया। लेकिन धरातल पर विकास को लेकर किस तरीके से जो है योजनाएं उकेरती हुई नजर आएंगी वो देखने वाली बात होगी। मसला में इतना ही, नमस्कार।